हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, जब भी आप हमारा वीडियो देख रहे हैं। और उम्मीद करते हैं कि आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। और रिसेंटली आपका 12 तारीख को इंग्लिश का पेपर है और उसको भी अच्छे से पढ़िए, क्योंकि एज इट इज़ सारे सब्जेक्ट्स आपके इंपॉर्टेंट हैं। जो मार्क्स हैं सबकी इक्वली काउंट होंगे, ऐसा नहीं है सिर्फ आपको मेन सब्जेक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री। एज इट इज़ अभी मैथ का पेपर हुआ है आज, तो इंग्लिश है, फिर आपका हिंदी है, देन आफ्टर आपका बायो है। तो हिंदी इंग्लिश भी अच्छे से पढ़िए ताकि स्कोरिंग में नंबर आपका आ जाए। ठीक है, चलिए। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए, लास्ट में हमने गैमेटोजेनेसिस पढ़ा था, जिसमें आपको स्पर्मेटोजेनेसिस और ooजेनेसिस मैंने आपको पढ़ाया था। ठीक है, अब गैमेटोजेनेसिस में क्या है कि अगर आप उसको डिवाइड करते हो, गैमेटोजेनेसिस अगर आप इसको डिवाइड करते हो तो अपने कहा कि दो तरीके का होता है। एक आपका कहलाता है डेट इज़ कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस, और जो आपका सेकंड होता है डेट इज़ कॉल्ड ooजेनेसिस। ठीक, ये आपने कहा। गैमेटोजेनेसिस में आपने कहा कि गैमेटोजेनेसिस में बेसिकली क्या होता है कि फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, इसमें स्पर्म बनता है। ठीक, और ooजेनेसिस में आपने कहा फॉर्मेशन ऑफ, अब आप इसको एग भी बोल सकते हो, आप इसको ओवा भी बोल सकते हो, एंड आप इसको सेकेंडरी ooसाइट भी बोल सकते हो। ठीक है, दोनों में से आप कोई बोलो। एक इम्पॉर्टेंट रोल ये था कि अगर आपको स्पर्मेटोजेनेसिस करानी है तो आपको एंड्रोजन्स की ज़रूरत पड़ेगी, और एंड्रोजन्स आपका एज इट इज़ हार्मोन, ग्रुप ऑफ हार्मोन होता है। उसमें भी स्पेसिफिकली जो आपको ज़रूरत पड़ेगा वो आपको पड़ेगा टेस्टोस्टेरोन की, टेस्टोस्टेरोन। और फीमेल्स में जो आपको चाहिए वो आपको चाहिए एस्ट्रोजन। ठीक, इन दोनों में आपसे डिफरेंस भी पूछा गया था कि एज इट इज एनसीईआरटी ने से पूछा था कि दोनों में क्या डिफरेंसेस होते हैं, तो वो भी आपको क्लियर होना चाहिए। बाकी स्पर्मेटोजेनेसिस आपको बताया गया था कि थ्रू आउट द लाइफ हो सकता है। ठीक है, जबकि ooजेनेसिस एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट तक होता है, उसके बाद फिर होता नहीं है, रुक दिया जाता है। उसके बाद एज इट इज़ कहानी बस जो आपने स्टोर किया होता है उसमें से आप एज इट इज़ पिक करते हो। ठीक, एक चीज़ मैंने और कही थी आपसे कि आपको स्पर्मेटोजेनेसिस का और ooजेनेसिस का एक सेपरेट, तो उसके लिए मैं सेपरेट करूँगा अलग से, दोनों के लिए फिगर बना के सेपरेटली करेंगे, उसके लिए छोटा सा वीडियो देंगे अभी रिसेंटली, क्योंकि एक बार एनसीईआरटी के हिसाब से पूरा कर लें, फिर उसके लिए सेपरेटली आपको हम दे देंगे। ठीक है, तीन चीज़ें थी, तीन इसमें टर्म्स आए थे जिसमें क्लियरिटी रखनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक्सप्लेनेशन के लिए आपसे पेपर में पूछा जाएगा। सबसे पहला टर्म आता है आपका पहला, दैट इज़ स्पर्मेटोजेनेसिस। एक तो आपका ये आता है, दूसरा आपका आता है स्पर्मियोजेनेसिस, और एक तीसरा आता है आपका स्पर्मिएशन। ये तीन आता है, डिफरेंस क्लियर रखिएगा इसमें क्योंकि अक्सर कन्फ्यूज़न होती है। तो स्पर्मेटोजेनेसिस में बेसिकली क्या है, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, इसमें हो गया। स्पर्मियोजेनेसिस में क्या था कि फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म फ्रॉम स्पर्मेटोजोआ, स्पर्मेटिड। ठीक, और स्पर्मिएशन क्या था कि जब न्यूट्रिशन लेने के बाद, ठीक है, आफ्टर न्यूट्रिशन टेकिंग फ्रॉम सर्टोली सेल्स, इससे लेने के बाद वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से बाहर आता है और उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं स्पर्मिएशन। ठीक है, तो इन तीनों में आप डिफरेंस क्लियर रखिएगा। फ्लो चार्ट, साइकिल, कुछ भी करके आपसे पूछेंगे तो इन तीनों में वो आपसे डिफरेंस एज इट इज़ पूछेंगे। ठीक, चलिए, यहाँ तक हो गया था। उसके बाद आते हैं आपका एज इट इज़ वापस कैसे ओपन होगा। चलो,
चलिए नेक्स्ट है आपका एज इट इज मेंस्ट्रुअल साइकिल। मान के चलो 4 से 5 नंबर के क्वेश्चंस इससे आएगा भी कैसे, मैं क्वेश्चन भी लिख दे रहा हूं। वो आपसे कहेंगे एक्सप्लेन मेंस्ट्रुअल साइकिल या इवेंट्स, एक्सप्लेन द इवेंट्स हैपन इन मेंस्ट्रुअल साइकिल या एक्सप्लेन द हार्मोन्स विच इज प्रेजेंट इन मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो ये 4 से 5 नंबर का टॉपिक है, ठीक। इसको पढ़ लो, पास हो जाओगे, काम भर का नंबर आ जाएगा इसमें। चलिए, द रिप्रोडक्टिव साइकिल इन द फीमेल प्राइमेट्स दैट इज मंकी, एप्स, ह्यूमन बीइंग इज कॉल्ड मेंस्ट्रुअल साइकिल। जो रिप्रोडक्टिव साइकिल होती है मैमल्स के अंदर, प्राइमेट्स के अंदर, उनकी एक रिप्रोडक्टिव साइकिल को हम बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। बट जो एज एज आपके प्राइमेट्स नहीं, नॉन प्राइमेट्स जो होते हैं उनके में इनको बोलते हैं ऑस्ट्रस साइकिल। तो फिलहाल आपके में मेंस्ट्रुअल साइकिल ही है। द फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन बिगिन एट प्यूबर्टी, इट इज कॉल्ड मेनार्च। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है कि जब पीरियड पहली बार आता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल पीरियड जब स्टार्ट होता है तो उसको बोलते हैं हम मेनार्च। इन ह्यूमन फीमेल्स मेंस्ट्रुएशन रिपीटेड एवरेज इंटरवल ऑफ 28 to 29, ये एवरेज माना गया है कि 28 से 29 डेज का होता है, बट वो फीमेल टू फीमेल वेरी करता है। 30 भी होता है, 35, 40 तक जाता है, ये वेरी करता है, 25 भी हो जाता है कभी कभी। एंड द साइकिल ऑफ इवेंट स्टार्टिंग फ्रॉम वन मेंस्ट्रुएशन टिल द नेक्स्ट वन इज कॉल्ड मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो एक के स्टार्ट होने और अगले के स्टार्ट होने के बीच में जो पूरी साइकिल होती है, डेट इज सपोज करिए कि आपका जो पीरियड है वो आपको 1 जैन को आया। अगर मैं 28 दिन की साइकिल लेता हूँ तो मान के चलो ये 28 जैन को होगा, और आपका जो नेक्स्ट पीरियड है मान के चलिए या 29 को या 1 फरवरी, 29 जनवरी या 1 फरवरी को अगर फिर से आ जाता है, तो ये जो इसके बीच में पूरा जो ये गैप था, ये पूरा गैप एक क्रिएट करता है, डेट इज कॉल्ड मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। क्योंकि वो हर इवेंट में उतना रिलीज करता जाएगा वो, ठीक। 1 ओवम रिलीज, दैट इज ओव्यूलेशन। आपको बताया था ओव्यूलेशन क्या होता है कि फीमेल की ओवरी से जब सेकेंडरी oocyte बाहर निकलता है, कहाँ पे, फिमरी उसको कैच करके इन्फंडुलम में डालता है, तो वो जो ओवरी से निकल रहा होता है सेकेंडरी oocyte, उसी प्रोसेस को बोलते हैं ओव्यूलेशन। और इसको निकालने के लिए जो हार्मोन चाहिए होता है वो चाहिए होता है आपका LH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तो ये याद रखिएगा, ठीक है। अभी समझाते हैं उसमें। 1 ओवम इज रिलीज, दैट इज ओव्यूलेशन, ड्यूरिंग द मिडिल ड्रॉप इन, एक आगे चला गया, यहाँ देखते हैं। इस पे देखते हैं, हाँ ये आ गया। चलो इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं, थोड़ा और इसको ऊपर कर देते हैं। आई होप दिख रहा होगा आपको। ये नीचे कर देते हैं, ठीक। चलिए, तो पीछे था आपका लाइन कि 1 ओवम इज रिलीज, दैट इज ओवल्यूशन, ड्यूरिंग द मिडिल ऑफ ईच मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। एक ओवम हर मेंस्ट्रुअल साइकिल में रिलीज किया जाता है। द मेजर इवेंट्स ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल आर इन शोन इन फिगर, वो फिगर में ऊपर दिया है आपका, ठीक है। तो जो मेन इंपॉर्टेंट आपका जो इवेंट है, जैसे पहला है आपका मेंस्ट्रुएशन। मेंस्ट्रुएशन क्या है, ये ब्लीडिंग फेज होता है बेसिकली, ठीक है। ये आपका ब्लीडिंग फेज होता है। अब ये ब्लीडिंग फेज आपका लगभग 1 से 7 दिन तक ब्लीडिंग फेज चलती है। इसमें ब्लीडिंग होती है, यूट्रस अपने आप को डीनेचर्ड करता है, तोड़ता है अपने आप को। उसके बाद आता है आपका फॉलिकुलर फेज, डेट इज का सेकंड नाम है प्रोलिफरेटिव फेज। सेकंड नेम भी याद करते चलिएगा, MCQ में आने के चांसेस हैं। तो 8वें तारीख से लगभग 8 से लेके अप्रॉक्सीमेटली ये 13 तक या अप्रॉक्सीमेटली 14 तारीख तक, जो भी आपका 13-14 तक फॉलिकुलर फेज चलता है। फॉलिकुलर फेज में मतलब क्या है, इसमें आपका नया अगला फॉलिकल रेडी होता है। प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शरी फॉलिकल, प्राइमरी oocyte, सेकेंडरी oocyte, जैसे आपने पीछे पढ़ा था, तो वो फेज इसमें, इसीलिए इसका नाम ही पड़ा है फॉलिकुलर फेज। और इस फेज को करने के लिए, डेवलप करने के लिए FSH हार्मोन का काम लगता है, डेट इज कॉल्ड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक। 14 डेज पे आपका एज इट इज मिड ऑफ द साइकिल, 14 डेज पे आपका ओव्यूलेशन स्टार्ट हो जाता है।
ठीक है, ये ओव्यूलेशन आपका कंप्लीट हो जाता है। फिर 15 डेज से लेके अप्रॉक्सीमेटली आपका जो इधर पूरा इतना जो ये फेज माना जाता है लास्ट वाला, ये आपका टोटल पूरा ल्यूटियल फेज होता है, डैट इज इसको हम सेक्रेटरी फेज कहते हैं। उसके बाद एज इट इज़ आपका नई साइकिल स्टार्ट हो जाती है। ठीक, तो वो वही समझा रहे हैं आपसे कि सारे इवेंट्स जो हैं वो आपका दिया है कि पहले ब्लीडिंग होता है, फिर फॉलिकुलर फेज होता है, फिर ल्यूटियल फेज होता है आपका। ठीक है, साइकिल स्टार्ट्स विद द मेंस्ट्रुअल फेज। साइकिल जो होती है वो मेंस्ट्रुअल फेज से स्टार्ट होती है, ब्लीडिंग से स्टार्ट मानी जाती है। व्हेन द मेंस्ट्रुअल फ्लो अकर एट लास्ट फॉर 3 to 5 डेज, 3 से 5 दिन तक, बट अप्रॉक्सीमेटली एनसीईआरटी उसको 6 से 7 दिन मान रही है, 7 दिन तक ब्लीडिंग होती है। द मेंस्ट्रुअल फ्लो रिजल्ट्स ड्यू टू ब्रेकडाउन। अच्छा, मेंस्ट्रुअल होता क्यों होता है? ड्यू टू ब्रेकडाउन ऑफ एंडोमेट्रियल लाइन ऑफ द यूट्रस। ये लाइन रीजन याद रखिएगा कि मेंस्ट्रुअल साइकिल में ब्लीडिंग क्यों होती है, क्योंकि यूट्रस की जो एंडोमेट्रियम, ऊपर से कौन सी एंडोमेट्रियल वाली जो होती है वो ब्रेकडाउन हो जाती है, एंड इट्स ब्लड वेसल्स विच फॉर्म्स लिक्विड दैट कम्स आउट थ्रू द वेजाइना। क्योंकि ब्लड वेसल, भाई देखो, यूट्रस को बनाने के लिए ब्लड वेसल्स ही लगती हैं ताकि वो जो आने वाला गर्भाशय में जो बच्चा है वो उसको होल्ड कर सके, क्योंकि झिल्ली हमें मजबूत रखनी है। तो झिल्ली को मजबूत रखने के लिए जो योगदान होता है वो इसी ब्लड वेसल्स का ही होता है। ये ब्लड वेसल ही उस अपने संख्या बढ़ा के उस यूट्रस को मजबूत करती है। बाद में जब वो एंडोमेट्रियल लाइनिंग थिक होती है तो ये ब्लड वेसल्स ही टूटते हैं। अब ब्लड वेसल्स में क्योंकि ब्लड होंगे तो जब टूटेंगे तो उसके अंदर से बेसिकली आपका एज इट इज क्या है, ब्लड ही बाहर ना आएगा। और फिर आपने उस कल पढ़ा था कि वेजाइना में एक आपका हाइमेन प्रेजेंट होता है जो किसी मेंस्ट्रुअल फ्लो के लिए ही निकल थोड़ा सा रहता है, तो उतना ही होल रहता है जहाँ से वो बाहर आता है। ठीक, मेंस्ट्रुएशन ओनली अगर द रिलीज्ड ओवम इज नॉट फर्टिलाइज्ड। ये एक क्वेश्चन है, बहुत फेमस क्वेश्चन है। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा व्हाट हैपन इफ ओवम इज नॉट फर्टिलाइज्ड। ये पूछा जाएगा कि अगर ओवम फर्टिलाइज नहीं होता है तो वो क्या होगा। तो उसका रीजन यही 3 लाइन का आंसर है कि अगर ओवम फर्टिलाइज नहीं होगा तो वो एज इट इज मेंस्ट्रुअल साइकिल में चला जाएगा और वो बॉडी से बाहर कर दिया जाएगा। लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन मे बी इंडिकेटिव ऑफ प्रेगनेंसी। माना जाता है कि अगर पीरियड मिस हो जाता है तो एक इंडिकेशन होता है कि शायद वो प्रेगनेंसी का चांस है, बट ऐसा ज़रूरी नहीं है। कभी कभी कुछ और भी चीज़ों की वजह से मिस हो जाता है, जैसे कभी हम हाइपरटेंशन लेते हैं, हार्मोनल डिसबैलेंस हो गया, हमारी डाइट में कुछ प्रॉब्लम आ गया, तो इस केसेस की वजह से भी कभी कभी जो आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है वो आगे शिफ्ट हो जाता है। तो ये हर बार के लिए सही हो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल अगर गैप हो रहा हो तो प्रेगनेंसी हो। इसने लिखा है, इसने इसलिए लिख भी दिया मे बी, हो सकता है। However, it may also be caused due to some other underlying causes like stress। जैसे मैंने बता दिया, स्ट्रेस की वजह से भी हो सकता है, पुअर हेल्थ की वजह से भी हो सकता है, तो उसके सब रीजंस हैं। द मेंस्ट्रुअल फेज इज फॉलोड बाय द फॉलिकुलर। मेंस्ट्रुअल फेज जब हो जाता है ब्लीडिंग फेज होने के बाद जस्ट आफ्टर आपका फॉलिकुलर फेज होता है, जिसमें आपका फॉलिकल्स डेवलप होते हैं, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शरी फॉलिकल, प्राइमरी साइड, सेकेंडरी साइड, तो वो वाला फेज चलता है आपका। During this phase, the primary follicle in the ovary grows to become a fully mature Graafican follicle, and simultaneously the endometrium of uterus regenerate through proliferation। क्या होता है कि ओवरी के अंदर उस समय ओवरी के अंदर आपका जो प्राइमरी फॉलिकल होता है वो अपने आप को मैच्योर करके ग्राफियन फॉलिकल तक कन्वर्ट करता है, और ठीक उसी टाइम पे यूट्रस के अंदर क्या है, जो एंडोमेट्रियम होती है यूट्रस की, वो अपने आप को उस समय फिर से रीजनरेट कर रही होती है। मतलब एक साथ 2 काम चल रहा है, उधर अगला दुल्हन तैयार हो रही है और इधर फिर दूसरा मंडप तैयार किया जा रहा है। तो वो दोनों काम एक साथ होता है कि जब तक वो वहाँ पे रेडी होके वो आएगी तब तक यहाँ पर मंडप रेडी कर दिया जाए। तो ये एक साथ दोनों इवेंट चल रहे होते हैं, इसलिए उसने लिखा है साइमल्टेनियसली, एक ही साथ चल रहा होता है। These changes in the ovary and the uterus are induced by changes in the level of pituitary and ovarian hormone। as it is क्या है कि जब ये सारी चीज़ें फीमेल बॉडी के अंदर हो रही होती है तो उस समय पिट्यूटरी का जो हार्मोन होता है और जो ओवरी का हार्मोन होता है वो दोनों का होता है। अब आपको पिट्यूटरी का हार्मोन आपको थोड़ा बहुत आपको पता होगा कि हाइपोथैलेमस को हम क्या बोलते हैं, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। हाइपोथैलेमस एक्चुअल ऑर्डर देता है किसको, पिट्यूटरी ग्लैंड को ऑर्डर देता है, पिट्यूटरी ग्लैंड को ऑर्डर देता है। पिट्यूटरी ग्लैंड को हम मास्टर ग्लैंड ही बोलते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड के पास आपका 2 पार्ट होता है, एक होता है आपका एंटीरियर पिट्यूटरी, एक होता है आपका पोस्टीरियर पिट्यूटरी। तो बेसिकली क्या है, पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है वो कहलाता है आपका मास्टर ग्लैंड,
और जो हाइपोथैलेमस होता है वो कहलाता है आपका मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, ठीक। ये इसको ऑर्डर देता है, फिर ये एंटीरियर पिट्यूटरी से जो भी आपका हार्मोन्स होते हैं वो एंटीरियर पिट्यूटरी से ही ज़्यादातर रिलीज़ किए जाते हैं, पोस्टीरियर पिट्यूटरी में स्टोर किए जाते हैं, ठीक है। अब क्या है, थोड़ा सा डिफरेंस रखो। हाइपोथैलेमस के जो भी हार्मोन हाइपोथैलेमस खुद बनाता है, जो हाइपोथैलेमस खुद बनाता है उसको वो पिट्यूटरी में ले जाके स्टोर कर देता है, फिर ज़रूरत पड़ने पर वो निकाल देता है। बट हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी को ऑर्डर देता है कि वो अपना हार्मोन निकाले, तो वो एंटीरियर निकालता है, मतलब एंटीरियर में हाइपोथैलेमस का कोई रोल नहीं होता, वो अपना ही निकालता है। लेकिन पोस्टीरियर में वो एक्चुअल हाइपोथैलेमस का और हार्मोन ही स्टोर करके रखा होता है, वो उसको निकाल रहा होता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। ठीक, तो उसके बाद चलिए, उसके बाद आपका पिट्यूटरी ओवर हार्मोन हो गया। द सेक्रीशन ऑफ गोनाडोट्रोपिन दैट इज LH luteinizing hormone and FSH that is follicle stimulating increases gradually during the follicular phase and stimulate। अब जो follicular phase होता है उनमें इन दोनों का लेवल काफ़ी तेज बढ़ता है। क्यों बढ़ता है? क्योंकि stimulates follicle development, नाम ही इसीलिए इसका रखा गया था follicular स्टिमुलेटिंग हार्मोन, तो नाम ही इसीलिए उसका ही रखा गया है, क्योंकि वो जो मॉलिक्यूलर फेज, फॉलिकुलर जो उसका फेज होता है उसमें फॉलिकल को वो स्टिमुलेट करता है ताकि वो डेवलप हो जाए। एज वेल एज सिक्रीशन ऑफ एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन का भी सिक्रीशन कंटिन्यूसली बनाए रखना है, क्योंकि oogenesis का प्रोसेस बिना इनके नहीं हो सकता है बाय ग्रोइंग फॉलिकल, ठीक है। बोथ LH एंड FSH अटेन ए पीक लेवल ऑफ द मिडल ऑफ द साइकिल, ये लाइन याद रखिएगा, लगभग अबाउट 14th डे, पूरे साइकिल का जो आपका मिड होगा, जैसे इनकेस आपकी साइकिल 30 डे की है तो 14, 15, 16, 32 की है तो 15, 16, 17, 28 की है तो एज इट इज 13, 14, 15, तो जो मिड ऑफ द साइकिल होता है उसमें LH और FSH, मिड ऑफ द साइकिल में LH का और FSH का, इन दोनों का लेवल अपने पीक पर होता है, ठीक। रैपिड सिक्रीशन ऑफ LH लीडिंग टू इट्स मैक्सिमम लेवल ड्यूरिंग द मिड साइकिल कॉल्ड LH सर्ज इंड्यूसेस rupture of Graafian follicle and thereby the release of the ovum that is called ovulation। क्योंकि मिड ऑफ द साइकिल में LH का जो लेवल होता है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, और ज़्यादा पीक पर होने की वजह से जो भी ओवरी के अंदर जो सेकेंडरी oocyte या जो ओवा है वो ओवरी के अंदर से बाहर निकलवा दिया जाता है। तो अब समझो यहाँ पे कि L से होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और L से हो गया, आप याद कर सकते हो, याद करने के लिए लुटा दो, तो L से ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, L से लुटा दो, तो लुटा दो मतलब कि जो ओवरी में आपका सेकेंडरी oocyte जो आपने बनाया, जो आपने दुल्हन रेडी किया है, वो कब निकलेगी, वो दुल्हन कब बाहर निकलेगी, जब आप उसको ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन दोगे तो ही वो बाहर निकलेगी। तो मिड ऑफ द साइकिल में क्या होता है कि LH का लेवल हाई कर दिया जाता है, जिसकी वजह से जो अंदर ओवरी के जो दुल्हन है वो तुरंत बाहर निकल जाती है, और क्योंकि जैसे लेवल ज़्यादा होगा बाहर निकलेगी, और उसी इवेंट को हम क्या बोलते हैं, ओव्यूलेशन बोलते हैं, ठीक। द ओव्यूलेशन दैट इज ओव्यूलेटरी फेज कहते हैं उसको, इज फॉलोड बाय द ल्यूटियल फेज, देन आफ्टर आपका ल्यूटियल फेज होता है, ड्यूरिंग विच द रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ द ग्राफियन फॉलिकल ट्रांसफॉर्म्ड एज द कॉर्पस ल्यूटियम। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा व्हाट इज कॉर्पस ल्यूटियम। और एक बात और है जो NCERT ने लिखा नहीं है, आप ध्यान रखो कि जो आपका कॉर्पस ल्यूटियम है, इस कॉर्पस ल्यूटियम को हम बोलते हैं, ये एक येलो बॉडी होती है, ठीक है, चांसेस कम है आने का, बट कॉर्पस ल्यूटियम इज नोन एज येलो बॉडी। येलो पिगमेंट होता है, येलो सेल होता है, वैसे येलो बॉडी भी है, तो कॉर्पस ल्यूटियम बेसिकली आपकी येलो बॉडी कहलाती है। इसमें क्या बोला है कि आपका जो ल्यूटियल फेज के बाद जो आपका रिमेनिंग पार्ट, ग्राफियन फॉलिकल का जो रिमेनिंग पार्ट होता है वो अपने आप को कन्वर्ट करता है, दैट इज कॉर्पस ल्यूटियम, दैट इज येलो बॉडी में। द कॉर्पस ल्यूटियम सेक्रेट लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टेरॉन। एक चीज़ याद रखो, अगर प्रेगनेंसी कंटिन्यू रखनी है, अगर आप 9 महीने तक आप ये चाहते हैं कि आपकी प्रेगनेंसी सस्टेन रहे, प्रेगनेंसी बरकरार रहे, तो उस समय 9 महीने तक उस लेडी के अंदर प्रोजेस्टेरॉन का लेवल अपनी पीक पर होना चाहिए। अगर लेडी के अंदर प्रोजेस्टेरॉन
का लेवल डाउन हुआ तो बेबी तुरंत मर जाएगा या गिर जाएगा। तो आप ये कह सकते हैं कि प्रोजेस्टेरॉन का, यानी प्रेगनेंसी के टाइम पे जितने भी डॉक्टर्स होते हैं वो जो दवा प्रेस्क्राइब्ड करते हैं वो ऐसी दवा होती है कि उस लेडी के अंदर प्रोजेस्टेरॉन का लेवल हमेशा पीक पर बना रहे, क्योंकि अगर उसका लेवल डाउन हुआ तो फिर प्रेगनेंसी दिक्कत कर जाएगी। तो पी से प्रोजेस्टेरॉन, पी से प्रेगनेंसी को बरकरार रखता है वो, ठीक, विच इज एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग द एंडोमेट्रियम। क्यों जरूरी होता है प्रोजेस्टेरॉन का लेवल? क्योंकि वो एंडोमेट्रियम को मेंटेन रखता है, क्योंकि आपको पता है एंडोमेट्रियम ही टूटेगा भी, क्योंकि अगर एंडोमेट्रियम टूट गया तो बच्चा वहां सर्वाइव ही नहीं करेगा। तो इसीलिए प्रोजेस्टेरॉन का लेवल ज़्यादा चाहिए ताकि वो एंडोमेट्रियम को सही सलामत रखे। सच एन एंडोमेट्रियम इज नेसेसरी फॉर इम्प्लांटेशन, एज इट इज समझा दे, क्योंकि एंडोमेट्रियम ही इम्प्लांटेशन करवाएगा ऑफ द फर्टिलाइज ओवम एंड अदर इवेंट्स ऑफ प्रेगनेंसी। बाकी जो इवेंट्स प्रेगनेंसी के हैं वो सब के सब यही करवाएगा, आपका इम्प्लांटेशन जो भी हो गया एंडोमेट्रियम ही करवाएगा। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ऑल इवेंट्स ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप। प्रेगनेंसी के टाइम पे, प्रेगनेंसी जब लेडी प्रेग्नेंट हो जाती है तो उस समय ये मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप कर दिया जाता है, मतलब 9 महीने तक कोई भी पीरियड नहीं आएगा, मेंस्ट्रुअल पूरा फेज स्टॉप कर दिया जाता है। एंड देयर इज नो मेंस्ट्रुएशन, उस समय कोई मेंस्ट्रुएशन नहीं होता है। इन द एब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन द कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट्स, क्योंकि फर्टिलाइजेशन अगर नहीं हो रहा है, एब्सेंस है, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है, तो कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट कर जाएगा। दिस कॉजेज डिसइंटीग्रेशन। जैसे आप ऐसे समझो कि सेकेंडरी फॉलिकल आपका बना, सेकेंडरी, ठीक है, टर्शरी फॉलिकल सेकेंडरी साइड बना, फिर उसमें से वो ग्रेफ मैच्योर होता है तो फिर वो ग्रेफिन फॉलिकल बनता है। अब वो ग्रेफिन फॉलिकल, क्योंकि फर्टिलाइजेशन हो गया, फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्योंकि हमें सिर्फ उस एग से मतलब था, तो उस एग के जो चारों तरफ कल आपने देखा ना ग्रेनुलोसा सेल्स थी, वो एग तो बाहर निकल जाता है बट वो जो ग्रेनुलोसा सेल्स होती हैं वही मैच्योर होकर आगे वो ग्रेफिन फॉलिकल बनती हैं और फिर वही आगे चल के कन्वर्ट होकर वो कॉर्पस ल्यूटियम बनती हैं। तो अगर इनकेस फर्टिलाइजेशन हो गया तो कॉर्पस ल्यूटियम का काम पड़ेगा, क्योंकि फिर प्रेग्नेंट होगी लेडी तो प्रेगनेंसी में इम्प्लांट करवाना और इंडोमेट्रियम को सही सलामत रखने में तो कॉर्पस ल्यूटियम का काम पड़ेगा। तो वो कॉर्पस ल्यूटियम तब तक सर्वाइव करता है जब तक कि बच्चे और मदर के यूट्राइन वॉल में प्लेसेंटा का डेवलपमेंट नहीं हो जाता, क्योंकि प्लेसेंटा जब बनता है तो प्लेसेंटा खुद प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट करना स्टार्ट कर देता है। तो कॉर्पस ल्यूटियम तब तक डीजनरेट नहीं करता है जब तक कि आपका प्लेसेंटा नहीं बन जाता। ये अप्रॉक्सीमेटली लगभग इसको 1.5 से 2 महीने, 1 महीने 1.5 महीने लग जाते हैं कॉर्पस प्लेसेंटा को बनने में। तो जब प्लेसेंटा बन जाता है तो कॉर्पस ल्यूटियम तब डीजनरेट कर जाता है। लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन ही नहीं हुआ तो एंडोमेट्रियम का एज इट इज कोई जरूरत रखना भी नहीं है, तो फिर कॉर्पस ल्यूटियम का रहने से कोई मतलब भी नहीं है, तो कॉर्पस ल्यूटियम को फिर डीजनरेट कर दिया जाता है। ठीक, तो उन्होंने ऐसा लिखा है कि अगर एब्सेंस होगा फर्टिलाइजेशन का तो कॉर्पस ल्यूटियम को डीजनरेट कर दिया जाएगा। दिस कॉजेज डिसइंटीग्रेशन ऑफ द एंडोमेट्रियम, और यही रीजन है तुरंत एंडोमेट्रियम में डिसइंटीग्रेट, वो टूटने लगता है। टूटने की वजह से तुरंत क्या आ जाता है, मेंस्ट्रुएशन आ जाता है। अगर यही एंडोमेट्रियम नहीं टूटे, उसको बरकरार कौन रखता है, प्रोजेस्टेरॉन, कॉर्पस ल्यूटियम। क्यों, कैसे? कॉर्पस ल्यूटियम से क्या निकलता है, प्रोजेस्टेरॉन निकलता है। तो अगर प्रोजेस्टेरॉन नहीं निकलेगा, मतलब पूरे कॉर्पस ल्यूटियम नहीं है, तो फिर मतलब ही नहीं है, तो एंडोमेट्रियम तुरंत अपने आप को तोड़ लेगी, दैट इज मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाएगा, मार्किंग ए न्यू साइकिल, और एक नई साइकिल स्टार्ट हो जाएगी। ह्यूमन बीइंग मेंस्ट्रुअल साइकिल सीजेज एट अराउंड 50 ईयर। अब जिन्होंने लिखा है कि 50 साल में जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है वो रुक दी जाती है, बट वो फीमेल टू फीमेल वेरी करती है, कुछ में कम होती है, कुछ में से ज़्यादा भी टाइम ले लेता है। दैट इज टर्म्ड एज मेनोपॉज। बेसिकली स्टार्टिंग को हम बोलते हैं, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है, जब पीरियड आता है तो उसको हम बोलते हैं मेनार्च, और जब ये खत्म होता है तो उसको हम बोलते हैं मेनोपॉज। ठीक, cyclic menstruation is an indicator of a normal reproductive phase and external between the menarche and menopause। अगर एक टाइम टू टाइम आपका पीरियड आ रहा है, जैसे इन केस मान के चलिए अगर आपका 2 तारीख को आया है, फिर नेक्स्ट साइकिल आपका लगभग 1, 2, 3, 4, 5 के अंदर आ जाता है, फिर अगली साइकिल भी एज इट इज आपका 6, 7, 8 में आ जाता है। फिर तो अगर ये एक महीने का गैप आपका अच्छे से मेंटेन है तो फिर आपका एक नॉर्मल साइकिल मेंटेन रहेगा वहाँ पे। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो उससे पहले ये आपका जो फिगर था उसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, ये जो एनसीईआरटी ने फिगर दिया है ये मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, बुक में भी आपको दिख रहा होगा कि इस पे अगर मैं बड़ा करूँगा तो फिर दिखेगा नहीं, बट ऐसा जान जा रहा हूँ। देखो अब क्या है, एक साथ बहुत सारे इवेंट होते हैं। जैसे पहला आपका हो रहा है पिट्यूटरी हार्मोन, पिट्यूटरी ग्लैंड से अब क्या है वहाँ LHFS। तो स्टार्टिंग के मैंने क्या बताया आपका कि स्टार्टिंग में आपका चेक करो अगर तो FSH का जो लेवल है पहले तो ज़्यादा होता है, मतलब क्योंकि अभी साइकिल पिछली वाली साइकिल का ब्लीडिंग फेज चल रहा है, तो FSH फिर धीरे 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 आप देखो डाउन हो रहा है, डाउन हो रहा है, डाउन हो रहा है। और LH क्या है, LH का लेवल धीरे 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 बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है?
LH का लेवल धीरे धीरे, अच्छा बढ़ दोनों रहे हैं, बस FSH धीरे धीरे बढ़ रहा है, बट वो समय के साथ थोड़ा सा घट रहा है, बट LH उस समय काफ़ी तेज से बढ़ रहा है, क्योंकि LH का जो काम है वो मिड ऑफ द साइकिल पे पीक होके उसको कौन सा प्रोसेस करवाना है, कौन सा प्रोसेस करवाना है, LH को ओव्यूलेशन करवाना है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन लुटा दो वाला काम कराना है। तो इसीलिए उसका मिड ऑफ द साइकिल में अचानक से लेवल बहुत तेज बढ़ता है, सडन पीक आता है। FSH में क्या है कि मेंस्ट्रुएशन अभी जस्ट हुआ है, तो डेवलपमेंट अभी नहीं चलेगा ना, अभी 7 दिन तक 5 दिन तक तो ब्लीडिंग ही चलेगी, तो उस समय अभी भी कोई भी डेवलपमेंट तो होगा नहीं, तो इसलिए लेवल उसका गिर जाता है। लेकिन आफ्टर ब्लीडिंग के बाद धीरे धीरे फॉलिकल डेवलप होते हैं, तो इसलिए उसका ग्राफ थोड़ा थोड़ा स्ट्रेट गया, लेकिन मिड ऑफ द साइकिल में इसका भी लेवल थोड़ा सा हाई हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि ओव्यूलेशन हो गया, मतलब डेवलप तो हो गया ना, तो इसीलिए वो लेवल हाई हो जाता है। फिर एज इट इज फॉलिकल डेवलप होने के बाद, पूरा लेवल हाई होने के बाद, उसके बाद फिर धीरे धीरे एज इट इज लेवल इन दोनों का डाउन हो जाता है। फिर करते करते अगली साइकिल तक आते आते दोनों का लेवल फिर से डाउन हो जाता है। तो जो LH और FSH का जो काम है वो ज़्यादातर जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो ओव्यूलेशन के टाइम पर ही लेवल दोनों का पीक पर होता है। ठीक, सेकंड आता है आपका ओवेरियन। ओवरी में क्या होता है? जैसे मैंने कहा ना, डेवलपमेंट फॉलिकल का होता है। तो अभी देखो स्टार्टिंग है ना, तो FSH देखो धीरे धीरे FSH काम कर रहा है। अब देखो जैसे जैसे FSH जाएगा वैसे वैसे देखो ये बढ़ता जा रहा है। ये आपका सेकेंडरी साइट है, इसके किनारे जो छोटे छोटे आपको सेल्स दिख रहे हैं ये आपके ग्रेनुलोसा सेल्स हैं। फिर आपके बाद देखो ये ग्रेनुलोसा सेल्स और बढ़ गए हैं, ये एक्सटर्ना थीका, इंटरना थीका। फिर यहाँ आपका एंट्रम धीरे धीरे बढ़ता गया है। ये देखो ये सब आपके जो आपका ये सब आपका किनारे बना है सब ग्रेनुलोसा सेल्स है। धीरे धीरे होने के बाद ये बेसिकली आपका देखो सारे ग्रेनुलोसा सेल्स अलग हो गए, आपका एग जो हो गया वो आपका सेकेंडरी साइट अलग हो गया। कहाँ पे? मिड ऑफ द साइकिल जब आपका ओव्यूलेशन हुआ तो ये अलग हो गया। अब क्योंकि यही एग जाएगा और एम्पुला रीजन में फर्टिलाइजेशन मंडप में सिर्फ यही सेकेंडरी साइट जाएगा, लेकिन इस एग को जो चारों तरफ घेर के ये जो सारे हिस्से हैं ये घेर के उसको लेके आ रहे थे ना, तो ओव्यूलेशन शादी तो करने वो अकेले जाएगी, उस समय तो दोस्तों को लेने जाएगी, तो वो उस समय के लिए दोस्तों को किनारे कर देती है। ये जो मैच्योर फेज होता है इसी को हम बोलते हैं ग्राफियन फॉलिकल। अब यही आगे चल के और डेवलप होता है, और डेवलप होने के बाद यही कन्वर्ट होता है आपका कॉर्पस ल्यूटियम। अब NCERT की एक होशियारी देखिए, उसने कॉर्पस ल्यूटियम को येलो तो बना दिया है बट उसने येलो लिखा नहीं है। तो ये ध्यान रखिएगा कि कॉर्पस ल्यूटियम जो होता है बेसिकली उसको एज अ बोलते हैं कि वो एक येलो बॉडी होती है। ठीक, जबकि NCERT ने उसको येलो बना दिया है बट NCERT ने उसको कहीं लिखा नहीं है कि वो येलो है। तो MCQ में पेपर में पूछा जा सकता है, कलर के बेसिस पे पूछ सकते हैं वो। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद एज इट इज़ अगर काम पड़ा, ठीक है, अगर आपका काम पड़ा तो ठीक है, अगर नहीं काम पड़ा मतलब फर्टिलाइजेशन हुआ तो इसका काम लगेगा, क्योंकि फिर ये अपने अंदर से प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट करेगा। और इन केस अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो फिर कॉर्पस ल्यूटियम अपने आप को धीरे धीरे वो डीजनरेट करके रिग्रेट कर लेगा। ठीक, तो ये ध्यान रखिएगा आप। ठीक है, चल उसके बाद आता है आपका, हाँ, उसी समय ओवरियन हार्मोन में दो इवेंट और चल रहे होते हैं आपके, डेट इज एस्ट्रोजन। अब क्या एस्ट्रोजन तो आपका फीमेल हार्मोन है, तो एज इट इज, और प्रोजेस्टेरॉन। अब क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन का काम कब पड़ेगा? प्रोजेस्टेरॉन का काम तब पड़ेगा जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। तो इसीलिए आप जरा ध्यान से देखो, प्रोजेस्टेरॉन का लेवल शुरू से लेके ओव्यूलेशन तक होने के बाद तक का लेवल इसका डाउन है। जब कॉर्पस ल्यूटियम बन जाता है कि हाँ बना है, शायद फर्टिलाइजेशन हो गया है या हो गया है, फर्टिलाइजेशन हो चुका है, तो क्योंकि फर्टिलाइजेशन हो गया तो फर्टिलाइजेशन हुआ, जाइगोट बन गया, इम्प्लांट होने वाला है, तो उस समय प्रोजेस्टेरॉन का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले होगा, क्योंकि अब प्रोजेस्टेरॉन की ही पूरी जिम्मेदारी है कि एंडोमेट्रियम को सही सलामत रखने की, बच्चे को इम्प्लांट करने की। तो इसलिए उस टाइम पे प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बहुत सडनली पीक करता है। एक बार बच्चा उसने इम्प्लांट कर दिया तो कर गया, हो गया, और अगर इन केस अगर नहीं भी होता है तो फिर वो अपना लेवल डाउन कर लेगा और एज इट इज फिर वो अगले साइकिल में फिर एज इट इज चला जाएगा। ठीक, एस्ट्रोजन क्योंकि फीमेल हार्मोन है तो उसका लेवल तो एज इट इज प्रोजेस्टेरॉन से लेवल ज़्यादा ही रहेगा। ओव्यूलेशन में एस्ट्रोजन, LH के को सपोर्ट देने के लिए एस्ट्रोजन का भी जरूरत पड़ती है, इसीलिए वो ओव्यूलेशन के टाइम पे लेवल थोड़ा पीक करता है, उसके बाद एज इट इज डाउन हो जाता है, लेकिन फिर इम्प्लांटेशन के टाइम पे उसको जरूरत पड़ती है फिर से, तो इसलिए वो अपना लेवल फिर से एक बार इंक्रीज कर लेता है। ठीक, उसके बाद एज इट इज़ आपका लास्ट यूट्राइन इवेंट्स आता है, डेट इज़ पहले वो समझा रहे हैं मेंसेस, ब्लीडिंग का फेज समझा रहे हैं। फिर वो एज इट इज़ ये देखिए आपका धीरे धीरे ये ब्लड वेसल्स वो आपको दिखा रहे हैं कि धीरे धीरे मोटी होती जा रही है। ये देखो मसल्स जो हैं यूट्रस की जो दीवाल्स हैं वो देखो धीरे धीरे मोटी होती जा रही है, मोटी होती जा रही हैं, क्योंकि ये वो फेज़ है, यहाँ ये वो फेज़ है जहाँ पर आपका यूट्राइस पूरी तरीके से फुल्ली डेवलप हो गया है कि वो फर्टिलाइजेशन के बाद बच्चे को होल्ड कर सकता है, तो यहाँ वो फुल्ली डेवलप हो गया। इन केस अगर डेवलप नहीं हुआ तो फिर यही जो यूट्राइन वॉल्स हैं, ये जो यूट्राइन्स में आप ब्लड वेसल्स जो देख रहे हो, यही सब टूटेंगी, टूटने के बाद इसमें से ब्लड निकलेगा और वही मेंस्ट्रुअल फ्लो, मेंस्ट्रुअल ब्लीड के एज इट इज़ बाहर आ जाता है। ठीक,
ठीक, तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए, तो फिगर, इसका फिगर इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये आप मान के चलो 5 नंबर में आना होगा। तो पूरा मेंस्ट्रुअल साइकिल एज इट इज़ आपसे वो फिगर में कहेंगे कि फिगर एक्सप्लेन कर दीजिए आप, तो वो ध्यान रखिएगा। चलो, चल, तो ये तो हो गया था। उसके बाद नेक्स्ट आपका फर्टिलाइजेशन कराना है। चलो, नेक्स्ट है आपका फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन। एज इट इज फर्टिलाइजेशन समझ गए कि स्पर्म और ओवा जब मिल जाएंगे, डेट इज फर्टिलाइजेशन। उसके बाद आपका इम्प्लांटेशन, यूट्रस की वॉल पर इम्प्लांटेशन होगा। ड्यूरिंग कॉपुलेशन, डेट इज क्वाइटस, सीमेन इज रिलीज्ड बाय द पेनिस इनटू द वेजाइना, डेट इज कॉल्ड इंसेमिनेशन, आपने पहले पढ़ लिया है। द मोटाइल स्पर्म, क्योंकि स्पर्म के पास स्पर्म के पास टेल होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, तो एनर्जी से अपना काम करवा देगा। स्विम रैपिडली, pass through the cervix, enter into the uterus and finally reach at the ampullary region, क्योंकि शादी यहीं होगी, एम्पुला में होगी, region of the fallopian tube. The ovum released by the ovary is also transported. अब ओवरी से जो ओव्यूलेशन से ओवा निकला था वो भी एम्पुलरी रीजन में भेज दिया जाएगा। वेयर फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस, मतलब शादी कहाँ होती है, एम्पुलरी रीजन में, यानी एम्पुला में होती है। नहीं भी अगर ऑप्शन में आता है तो एम्पुलरी स्टमक जंक्शन आप लिखेंगे। Fertilization can only occur if the ovum and sperm are transported simultaneously through the ampullary region. ये बहुत देखो कॉमन सी बात है, शादी ना तभी होगी जब दूल्हा और दुल्हन साथ होंगे। खाली दूल्हे के आने से शादी नहीं होती, खाली दुल्हन के आने से शादी नहीं होती। तो दूल्हा दुल्हन जब साथ में होंगे तभी फर्टिलाइजेशन होगा। तो ओवम और स्पर्म जब साइमल्टेनियसली एक साथ पहुंचेंगे तभी फर्टिलाइजेशन होगा, नहीं तो नहीं होगा फर्टिलाइजेशन। दिस इज द रीजन व्हाई नॉट ऑल कॉपुलेशन लीड्स टू फर्टिलाइजेशन एंड प्रेगनेंसी। इसलिए आप ये कहते हो कि जरूरी नहीं है कि हर कॉपुलेशन से फर्टिलाइजेशन हो ही जाए, क्योंकि जब स्पर्म पहुंचा तो ओवा नहीं था वहाँ, और जब ओवा पहुंचा तो स्पर्म नहीं था वहाँ। तो फर्टिलाइजेशन होने के लिए दोनों का होना ज़रूरी है। तो इसलिए आप ये कह सकते हो कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर कॉपुलेशन, हर क्वाइटस से लेडी प्रेग्नेंट ही हो जाए, क्योंकि दोनों का एक साथ मिलना ये संयोग की बात है। ठीक है, आप कोशिश करते हो एक साथ मिलाने की तो ठीक है, नहीं तो अगर नहीं मिलेंगे तो फर्टिलाइजेशन भी नहीं होगा। द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ अ स्पर्म विथ एन ओवम। अब इसमें एक डेफिनेशन याद रखिएगा, स्पर्म की बहुत छोटी सी है, बच्चे जनरली फर्टिलाइजेशन की डेफिनेशन लिखते हैं द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड ओवम। वो स्पर्म एंड ओवम करते हैं, जो कि एक अपने आप में डेफिनेशन गलत होती है। अब सही करने को तो कर देंगे, बट आप प्रैक्टिकली देखो डेफिनेशन गलत है। स्पर्म एंड ओवम का नहीं होता है, समझो इवेंट क्या हो रहे हैं आप उनको समझिए। द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ स्पर्म विथ एन ओवम, स्पर्म जा रहा है, ओवम वही है, ओवम नहीं गए, ओवम एम्पुला में पहले से बैठा है, स्पर्म उसको फर्टिलाइज करने जा रहा होता है। इसीलिए एनसीईआरटी ने लिखा प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ स्पर्म विथ एन ओवम। विथ एन ओवम का मतलब है स्पर्म खुद जा रहा है ओवम को फ्यूज करने। ओवम एंड स्पर्म के बीच फर्टिलाइजेशन, या ओवा स्पर्म फर्टिलाइज करने ओवा को जा रहा है, तो दो अलग अलग बातें हैं। इसमें ध्यान रखिएगा कि स्पर्म ओवा को फर्टिलाइज करने खुद जा रहा है वो। दैट्स व्हाई एनसीईआरटी ने लाइन लिखी है प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ अ स्पर्म विथ ओवम इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। चाहता तो वो डायरेक्टली आपका ये भी लिख सकता था द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड हो, एंड की बजाय उसने विथ एन ओवम इसीलिए जान के इंट्रोड्यूस कराया है क्योंकि ओवम नहीं कहीं नहीं जाता, ओवम एम्पुलरी रीजन में रहता है, स्पर्म उसको फर्टिलाइज करने जाता है। सेम ऐसे आपने लाइट चैप्टर में आपने फोकल लेंथ की डेफिनेशन पढ़ी होगी, वहां भी यही सेम इवेंट है। द डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड पोल इज नोन एज फोकल लेंथ। ये नहीं होता है, द डिस्टेंस फ्रॉम द पोल टू द फोकस इज नोन एज फोकल लेंथ। तो सेम है, वही ध्यान रखिएगा इसको थोड़ा सा। ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन स्पर्म कम्स इन कॉन्टैक्ट विद द जोना पैलुसिडा लेयर। आपको पिछकल वाले लेक्चर में याद होगा कि जो ओवा होती है वो अपने चारों तरफ एक लेयर बनाती है, दैट इज कॉल्ड जोना पैलुसिडा लेयर। सुरक्षा कवच है उसका वो, ठीक है, कि उसके अंदर हर कोई इंटर ना कर पाए, तो एक लेयर होती है बेसिकली। एंड इंड्यूसेस चेंजेस इन द मेम्ब्रेन दैट ब्लॉक द एंट्री ऑफ एडिशनल स्पर्म। इसका काम ही यही होता है कि हर किसी स्पर्म को वो अंदर ना जाने दे, क्योंकि आपको कल बताया गया था कि जो 200 से 300 क्वार्टस स्पर्म, मिलियंस ऑफ स्पर्म निकलते हैं, जिसमें से 40% के 60% के तो शेप साइज नॉर्मल होता है, और इनमें से 40% की वाइग्रस मोटिलिटी होती है। तो वो जो मोस्ट एक्टिव स्पर्म होगा वही इस जोना पैलुसिडा लेयर को क्रैक करेगा और अंदर जाएगा, तो बाकियों को ना जाए उनको रोकने का काम होता है इसका। Thus it ensure that only one sperm can fertilize। और जोना पैलुसिडा का ये इंपॉर्टेंटली बहुत रोल अच्छा होता है कि एक टाइम पे उस ओवा को एक ही
स्पर्म फर्टिलाइज करे। अब इसमें कुछ चीज़ें हैं, ट्विंस हो जाना, मोनोजाइगोटिक ट्विंस हो जाना, चेहरे सेम हो जाना, बॉडी आपस में जॉइंट हो जाना, वो सारी कहानी यहीं से स्टार्ट होती है कि ओवा अगर एक है और उसको एक साथ 2 स्पर्म फर्टिलाइज कर दिए तो उस केस में फिर बॉडी जॉइंटेड एज इट इज निकलेगी। 2 एग निकल गए, 2 स्पर्म पहुंच गया, दोनों ने फर्टिलाइज कर दिया तो वो एज इट इज जुड़वा निकल जाते हैं। तो वो एक पर्टिकुलर केसेस हैं जो आप नीट के सिलेबस में पढ़ोगे, अभी उतना नहीं है, बट अभी एनसीईआरटी ने एक छोटा सा लाइन उसने लिख के, दैट इज द, कह सकते हो कि ये एनसीईआरटी की इसलिए कहते हैं खूबसूरती है, वो चीज़ों को फुल्ली एक्सप्लेन नहीं कर रही है, वो बस एक एक लाइन लिख के एक्सप्लेन कर दे रही है। इसीलिए कहते हैं एनसीईआरटी आप खुद से नहीं पढ़ पाओगे बिना किसी टीचर के, वो एक लाइन लिख के सिर्फ बढ़ गई आगे, दस इट इंश्योर्स दैट ओनली 1 स्पर्म कैन फर्टिल। ये बता रही है कि ज़ोना बायोसिडा का काम ये होता है कि एक टाइम पे एक ही स्पर्म फर्टिलाइज करे। अब आपसे बोर्ड ने पूछ लेंगे कि अगर एक से ज़्यादा स्पर्म फ्यूज कर गया तो क्या हो सकता है, तो एक्सप्लेन करने के लिए पूछा जा सकता है। ठीक, The secretion of the acrosome helps the sperm enter into the cytoplasm. Acrosome आपको बताया गया था कि क्या होता है, जो स्पर्म का सबसे टॉपेस्ट पार्ट होता है, हेड के ऊपर पार्ट होता है जिसके अंदर एंजाइम प्रेजेंट होता है, वही एंजाइम आपका इस ज़ोना पैलुसिडा लेयर को ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है, ताकि ये ब्रेक डाउन करके वो जो आपका स्पर्म है उसका हेड जो है अंदर चला सके। एंटर इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द ओवम, ठीक है, थ्रू द ज़ोना पैलुसिडा एंड द प्लाज्मा। बाकी फिगर ये ध्यान दीजिएगा, आना होगा तो फिगर आएगा। ठीक है, ये आपका बेसिकली ओवम है, बाकी ज़ोना पैलुसिडा की लेयर्स हैं, किनारे लेयर्स हैं, और उसके बाद कोरोना रेडिएटा, बाकी जो किनारे किनारे इसके सेल्स हैं रोकने के लिए। और बाकी आपके स्पर्म देखिए, ये स्पर्म आपके आ रहे हैं। अब ये जो स्पर्म है इनमें से जो मोस्ट एक्टिव स्पर्म होगा वही फर्टिलाइज करेगा, और फर्टिलाइज के बाद वही आगे चल के एज इट इज़ आपका जाइगोट का फॉर्मेशन करवाएगा। ठीक, तो वो ध्यान रखिएगा। हाँ सर आइए। नहीं आइए। चलो, तो ये समझा दिया कि आपको एक स्पर्म एक ही बार फ्यूज करेगा आपका। द सेक्रेशन ऑफ एक्रोसोम हेल्प एंटर द साइटोप्लाज्म ओवम थ्रू द ज़ोना पैलुसिडा एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक, दिस इंड्यूसेस द कंप्लीशन ऑफ द मियोटिक डिवीजन एज इट इज। अब यहाँ समझो कि जो ओवा का बेसिकली ओवा का जो मियोटिक डिवीजन रोक दिया गया था, एक तो आपका प्यूबर्टी में रोका गया था। ठीक है, जब एस्ट्रोजन का लेवल हाई हुआ था प्यूबर्टी के टाइम पे तो फिर वहाँ उसका फर्स्ट कंप्लीट हो गया था, लेकिन एज इट इज़ उसको सेकंड पे फिर रोक दिया जाता है। तो उसका सेकंड कब पूरा होता है? सेकंड तब पूरा होता है जब स्पर्म पहुंचता है, क्योंकि स्पर्म के हेड के न्यूक्लियस में बेसिकली प्रेजेंट होता है सेंट्रियोल। सेंट्रियोल क्या करता है, वो स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन करवाता है, जबकि एग के पास वही सेंट्रियोल नहीं होता है, जिसकी वजह से उसके क्रोमोसोम डिवीजन नहीं हो पाते। थोड़ा बहुत अगर आपको 11th याद होगा, आपने सेल में पढ़ा होगा कि सेंट्रियोल बेसिकली स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन करता है, उससे क्रोमोसोम जो होते हैं वो काइनेटोकोर सेंटर पे जाके आपका अटैच होता था, अगर याद हो। ठीक है, वेट फिगर अगर जिन्होंने पढ़ा होगा थोड़ा बहुत भी, तो फिगर आपका बेसिकली 11th क्लास में ये आपने ऐसे बनाते थे। स्पिंडल फाइबर आपका यहाँ बेसिकली आपका बनता था, ये फाइबर यहाँ बना, ये फाइबर यहाँ बना, फिर ये फाइबर खींचा जाता था, मेटाफेजिक प्लेट पे आपका बेसिकली क्रोमोसोम को अरेंज किया जाता था उसको। तो ये जो डिवीज़न का काम होता है ये सेकेंडरी oocyte में रोका गया होता है, क्योंकि उनके पास सेंट्रियोल नहीं होता है, वो सेंट्रियोल इनके पास होता है। अब आप ऐसा समझ सकते हो कि भगवान ने दोनों को कुछ ना कुछ दिया है, कुछ जैसे स्पर्म को सेंट्रियोल दिया है बट साइटोप्लाज्म नहीं दिया है, और ओवा को सेंट्रियोल नहीं दिया बट उसको साइटोप्लाज्म दिया है। तो उसको सेंट्रियोल चाहिए होता, उसको साइटोप्लाज्म चाहिए होता, तो इसीलिए दोनों को हमें एक साथ मिलाना पड़ता है, क्योंकि एक्चुअल ओवा का एक तो मियोटिक डिवीजन रुका हुआ है, क्योंकि जब तक सेंट्रियोल नहीं पहुंचेगा, स्पिंडल फाइबर नहीं बनेगा, तब तक ये वाला फेज उसका कंप्लीट नहीं होगा। तो इसीलिए स्पर्म के अंदर सेंट्रियोल होता है ताकि वो ओवा के अंदर जाए और उसका ये वाला प्रोसेस जो है वो स्टार्ट करा सके। ठीक, द second meiotic division is also unequal and results in the formation of second polar body। जो second meiotic होता है वो भी unequal होता है, as it is आपका secondary oocyte as a ovum fertilize हो जाता है और second polar body बनता है, and a haploid ovum that is called oocyte बनता है। Soon the haploid nucleus of the sperm nucleus
हैप्लॉइड है आपका, डेट इज अगर हम ह्यूमन की बात करें तो 23 ये लेकर आ रहा है स्पर्म, एंड डेट ऑफ द ओवम फ्यूज टुगेदर ये भी आपका 23 होता है, दोनों एक दूसरे से फर्टिलाइज करते हैं और आपका एक सिंगल सेल बनता है डेट इज जाइगोट, जिसका नाम जाइगोट है, और ये डिप्लॉयड होता है डेट इज आपका टोटल इसके अंदर 46 क्रोमोसोम प्रेजेंट हो जाते हैं। हाउ मेनी क्रोमोसोम विल बी आर देयर इन द जाइगोट, अब क्रोमोसोम पूछ रहे हैं कि कितने होंगे, ठीक है, तो एज इट इज 46 इसके पास पूरे आ जाएंगे, और पेयर में अगर आप पूछते तो एज इट इज इसके पास 23 वापस आ जाएंगे, यानी स्पर्म के पास जो 23 थे और जो ओवा के पास 23 थे वापस फर्टिलाइज हो जाएंगे और वापस जाइगोट के पास वापस 46 आ जाएगा, ठीक। वन हैज टू रिमेंबर दैट द सेक्स ऑफ द बेबी हैज बीन डिसाइडेड एट द स्टेज इटसेल्फ, बेबी का सेक्स क्या होगा वो इसी फर्टिलाइजेशन पे ही डिपेंड करता है कि क्या फर्टिलाइज हुआ है। 10th क्लास में आपने बेसिक पढ़ा होगा, मेल के अंदर एक एक्स होता है एक वाई होता है, फीमेल के अंदर एक्स एक्स होता है, तो बेबी का सेक्स क्या होगा, वो मेल होगा कि फीमेल, इट डज नॉट डिपेंड ऑन द मदर, इट टोटली डिपेंड ऑन द फादर। लड़का होगा कि लड़की ये माँ पे डिपेंड नहीं करता है, ये पापा पे डिपेंड करता है, बट एक्चुअल आज के केसेस में अभी भी सोसाइटीज़ में हम अगर लड़की होता है तो इसका पूरा ब्लेम हम माँ को ही देते हैं, बट ऐसा नहीं है। तो इतना तो आपको आइडिया होगा ही कि अगर एक्स पापा का अगर एक्स जा रहा है, मम्मी के पास तो दोनों ही एक्स ही है तो एक्स ही आएगा वहाँ से, और पापा का अगर एक्स आ गया तो लड़की हो गई, अगर मम्मी से एक्स आया और पापा से वाई आ गया तो उस समय वो लड़का हो जाएगा। 10th क्लास में बेसिक सेक्स डिटरमिनेशन आपने पढ़ा होगा, ठीक है। बेबी हैज बीन डिसाइडेड एज यू नो द क्रोमोसोम पैटर्न इन द ह्यूमन फीमेल इज XX एज इट इज बता रहे हैं, एंड द मेल इज XY, पढ़ाई होगा। Therefore, all the haploid gametes, that is ova, produced by the female have the sex chromosome, where X in the male gamete sperm, जो X होता है वो बेसिकली आपका स्पर्म होता है, ये भी शांत हो गया। तुम लोग नहीं प्रेशर ले रहे हो, बाकी सब प्रेशर ले रहे हो, टीचर बोर्ड। खुल जाओ। खुल जा। तुमको पढ़ाने वाले टीचर्स टेंशन में है, बोर्ड भी लोड हो जा रहा है, बट ठीक है। चलिए खुल गया। चलो बस ये लाइन आप देख लो, फिर इसके नेक्स्ट वाला आपको नेक्स्ट सेशन में करते हैं, क्योंकि ये पैरा कंप्लीट कर लो आप बस, ठीक है। कहाँ गया, हाँ ये समझा दिया था आपको कि वेयर एक्स फीमेल एज अ सेक्स क्रोमोसोम कुड बी एक्स और वाई, ठीक है। 50% ऑफ स्पर्म कैरी द एक्स, 50% आपका एक्स क्रोमोसोम होता है और 50% आपका एज इट इज वाई होता है। आफ्टर फ्यूजिंग द मेल एंड फीमेल गैमेट द जाइगोट वुड कैरी एक्स और वाई, जो फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो आपका जाइगोट है वो XX भी रख सकता है और XY भी रख सकता है, डिपेंडिंग ऑन द स्पर्म कैरी। अब स्पर्म पे डिपेंड करता है ना कि स्पर्म क्या लेकर आ रहा है, वो एक्स लेके आ रहा है कि वो वाई लेके आ रहा है, क्योंकि फीमेल के पास तो एज इट इज दोनों सेम होता है। जाइगोट कैरिंग XS तो वो फीमेल हो जाएगी, और अगर XY करता है तो वो मेल हो जाएगा, ठीक है। ये बाकी आप लोगों ने पढ़ाई होगा। This is why scientifically it is corrected say that the sex of the baby is determined by the father, not by the mother। तो ये थोड़ा सा लाइन आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। बाकी इसके जो नीचे वाला है एज इट इज़ आपका माइटोटिक डिवीजन, ये नेक्स्ट क्लासेस में करते हैं आपका, और एज इट इज़ ये हो जाएगा। फिर आपका प्रेगनेंसी एज इट इज़ आपका आई थिंक सो लास्ट लेक्चर ही बचेगा, सिर्फ एक लेक्चर आपका है, फिर आपका प्रेगनेंसी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, और एज इट इज़ स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis का वो लेक्चर खत्म कर देंगे, ठीक है। तो कल आपका ये लेक्चर खत्म हो जाएगा, ठीक। चलिए पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।